आज की इस वीडियोज में हम फॉरेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियोज में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बताया था। और ये जो पहली यूनिट है, पहले यूनिट में ये फॉरेस्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, उसके बाद इसमें डिफॉरेस्टेशन के ऊपर मेंशन करना है। इसके अलावा जो आपका थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में जो जितने भी बायोडाइवर्सिटी है, वेजिटेशन है इंडिया में, फॉरेस्ट के कितने टाइप्स होते हैं, इन सब के बारे में आपको स्टडी करना है। तो यहाँ पर सिर्फ जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट सिर्फ फॉरेस्ट के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन है, कितने फॉरेस्ट हैं इंडिया में और फॉरेस्ट का मतलब ह्यूमन लाइफ में क्या यूज है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको सिर्फ फर्स्ट यूनिट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ना है। इसके अलावा जो आपकी थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में आपको फॉरेस्ट के जितने भी टाइप्स हैं, जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होते हैं, और इसके अलावा मेंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होते हैं, और इसके अलावा मेंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट क्या होते हैं, सब अल्पाइन फॉरेस्ट क्या होते हैं, अल्पाइन फॉरेस्ट क्या होते हैं, ये सब जितने भी फॉरेस्ट के टाइप हैं, इन सबको आपको थर्ड यूनिट में पढ़ना है। तो हमने सेकेंड जो यूनिट इसकी पॉल्यूशन वाली है, पॉल्यूशन की जितनी भी टॉपिक्स हैं, हमने इसको लगभग जितने एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन, ये सब पॉल्यूशन का जितना भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का जितना भी टॉपिक है लगभग कंप्लीट हो गया है। हम इसे प्लेलिस्ट में मेंशन कर देंगे। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो फॉरेस्ट है। अब फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो देखिए, फॉरेस्ट जो होते हैं, फॉरेस्ट एक प्लांट के ही ग्रुप होते हैं, यानी कि जहाँ पर ढेर सारे प्लांट्स लगे रहते हैं तो उसे हम लोग फॉरेस्ट बोल सकते हैं। तो फॉरेस्ट क्या होते हैं, फॉरेस्ट जो होते हैं वे प्लांट के एक जियोग्राफिकल लोकेशन पर प्लांट के ही ग्रुप होते हैं, और जितने भी इसमें एडियाफिक फीचर्स रहते हैं सब इसमें पाए जाते हैं। तो फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट प्लांट के ही ग्रुप है, और ये ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो आज की इस वीडियो में इस फॉरेस्ट के छोटे से इंट्रोडक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉरेस्ट, अगर हम फॉरेस्ट की बात करें यानी कि जंगल की बात करें, तो जहाँ पर प्लांट के ढेर सारे ग्रुप रहते हैं उसे हम लोग फॉरेस्ट बोलते हैं। और वहाँ पर देखिए, फॉरेस्ट के तो बहुत सारे टाइप्स है, जैसा कि हमने भी आपको बताया कि जैसे फॉरेस्ट की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो बॉटेनिकल बेस पर, इसके अलावा क्लाइमेट के बेस पर, इकोलॉजिकल इकोसिस्टम के बेस पर जो फॉरेस्ट हैं बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे इसमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, मेंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो ये जब फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन या जब फॉरेस्ट के टाइप हैं, इसको आपको थर्ड यूनिट में पढ़ना है। तो अभी हम फर्स्ट यूनिट को कवर कर रहे हैं। तो फर्स्ट यूनिट हमने आपको बताया कि जो फॉरेस्ट में, इसमें हम सिर्फ छोटा सा इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, यानी कि फॉरेस्ट का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ये कितने मिलियन हेक्टेयर वगैरह में भी प्लांट या फॉरेस्ट जो है प्रेजेंट है, और फॉरेस्ट का यूजेज क्या है, यानी कि फॉरेस्ट में जैसे जितने भी फ्यूल्स वगैरह बनते हैं, जितने भी पेपर, न्यूज़पेपर वगैरह जो रहते हैं फॉरेस्ट की वजह से बनते हैं। आप जानते हैं कि जो कागज़ बनता है वह लकड़ियों की वजह से ही बनता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सिर्फ आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन के रूप में आपको सिर्फ फर्स्ट यूनिट में इसे पढ़ना है। बाकी जो आपका थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में फॉरेस्ट की पूरी डीपली आपको स्टडी करनी है कि फॉरेस्ट में क्लासिफिकेशन फॉरेस्ट का क्या है, कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, इसके अलावा फाइटो जियोग्राफी है भी है आपके थर्ड यूनिट में। तो इन सब चीज़ों को हम इसके बाद कवर करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं फॉरेस्ट में। यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे, थोड़ा सा हमने टाइपिंग वगैरह नहीं किया क्योंकि समय की थोड़ा सा कमी थी, और साथ साथ पावर भी थोड़ा सा आजकल नहीं आ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं फॉरेस्ट के बारे में। देखिए, फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, जैसा कि हमने भी आपको बताया कि जो फॉरेस्ट होते हैं प्लांट के एक ग्रुप होते हैं। और हम आप देख रहे हैं कि हमने सिर्फ पेज को ऐसे ही लगा दिया है, क्योंकि देखिए टाइपिंग थोड़ा सा करने में समय लगता है। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स है, कुछ पावर भी आजकल प्रॉब्लम्स है, लाइट नहीं आ रही है तो थोड़ा सा दिक्कत है। तो हम फिर भी ये वीडियोज को शूट कर रहे हैं। देखिए, फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट जो होते हैं, हमने यहाँ पर मेंशन कि फॉरेस्ट इज ए कैटेगरीज ऑफ प्लांट डिफाइंड विद इट जियोग्राफिकल लोकेशन, क्लाइमेटिक एंड एडेफिक फीचर, कंपोजिशन एंड कंडीशन। यानी कि जो फॉरेस्ट होते हैं एक कैटेगरी होते हैं प्लांट की एक कैटेगरी होती है। अब देखिए, जहाँ पर बहुत सारे ग्रुप ऑफ प्लांट रहेंगे तो आप बोल देंगे कि ये फॉरेस्ट है, लेकिन फॉरेस्ट के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। हमने अभी बताया कि फॉरेस्ट के भी कई सारे टाइप, जैसे बॉटेनिकल बेस पे, उसके क्लाइमेटिक कंडीशन के बेस पर। तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये प्लांट के ही ग्रुप होते हैं, एक कैटेगरीज होते हैं, जिसको जितने भी जैसे जियोग्राफिकल लोकेशन के आधार पर, या भी क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पर, या एडेफिक फीचर के आधार पर इनका अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है।
तो इन्हें हम लोग फॉरेस्ट बोलते हैं। अब देखिए फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर इसेंशियल फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस। जितने भी इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको कवर करने के लिए फॉरेस्ट का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन अपने श्वसन क्रिया के द्वारा यानी कि ब्रीथिंग के द्वारा एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को लेता है और CO2 को रिलीज करता है। तो इसमें जो प्लांट्स रहते हैं ये CO2 को लेकर ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, तो दोनों में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है प्लांट और एनिमल्स के बीच में। तो फॉरेस्ट जो होते हैं वाइल्ड लाइफ में इकोलॉजिकल बैलेंस को कवर करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन CFC, द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया वाज अराउंड 74.8, यानी कि जो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन CFC के द्वारा यह बताया जाता है कि जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट ने इंडिया के लगभग 74.8 भाग को कवर किया था, लेकिन मैक्सिमम रिडक्शन की वजह से, लगातार अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की वजह से, जो एशिया में जैसे भारत देश में जो पॉपुलेशन का एक्सप्लोरेशन की वजह से लगभग 50% जो भाग हैं वन के यानी कि फॉरेस्ट के, उसको कट कर दिया गया है। तो ये फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट। फॉरेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो अबाउट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड लैंड सरफेस अराउंड 4028 मिलियन हेक्टेयर इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट। पूरे विश्व का लगभग 4028 मिलियन हेक्टेयर्स जो भूमि है वह फॉरेस्ट के द्वारा कवर किया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर इको सिस्टम को यह कवर करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये फॉरेस्ट को अच्छी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत यहाँ पर ये सब चीज़ें मेंशन भी की गई हैं कि जो फॉरेस्ट है वह लगभग पूरे विश्व का लगभग 4208 मिलियन हेक्टेयर्स भूमि को ये कवर किया है। इसके अलावा फॉरेस्ट प्रोवाइडिंग दी वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फ्यूल, टिम्बर, पेपर, फूडर, वाटर एंड एनिमल प्रोडक्ट फॉर मैन। जो फॉरेस्ट है वह जो नेचुरल प्रोडक्ट जैसे फ्यूल्स हो गए, इसके अलावा पेपर हो गए, फूडर हो गए यानी कि चारे हो गए, वाटर हो गए, ये सब चीज़ों को ह्यूमन के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ये सब चीज़ यहाँ पर कि फॉरेस्ट के द्वारा इन सब चीज़ों को हमें मिल रहा है। देखिए इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है, आप बिल्कुल जान भी रहे होंगे, जो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। तो फॉरेस्ट के द्वारा ये सब चीज़ें मिलती हैं, यानी कि जानते हैं जितने भी न्यूज़पेपर वगैरह रहते हैं सब फॉरेस्ट के द्वारा मिलता है। अगला इसके बाद जो है फॉरेस्ट आल्सो हेल्प टू मेंटेन द लेवल ऑफ रेनफॉल नेसेसरी फॉर देयर ओन एक्सटेंट फॉर द डैम मेनिंग रोड etc। फॉरेस्ट जो है वो भी मेंटेन करते हैं, जैसे रेनफॉल वगैरह रहते हैं जहाँ पर अच्छे प्लांट्स रहते हैं वहाँ पर बारिश भी अधिक होती है, क्योंकि इनके द्वारा जहाँ पर प्लांट अधिक रहेंगे वहाँ पर बारिश की चांसेस अधिक रहती है। और जितने भी माइनिंग वगैरह रहते हैं, रोड की माइनिंग वगैरह रहते हैं, इसको यह कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट रिसाइकल मॉइस्चर बैक इनटू द एटमॉस्फेयर बाय ट्रांसपिरेशन वेयर इट ओरिजिन फॉल एज रेन। यानी कि जो फॉरेस्ट रहता है, जैसा कि हमने भी बताया कि जो फॉरेस्ट रहते हैं वो रेनफॉल को इंक्रीज करते हैं। तो ये करते क्या है कि रिसाइकलिंग के द्वारा जैसे प्लांट जो रहते हैं वह नीचे जो सॉइल रहती है वहाँ से वाटर को एब्जॉर्व करने के बाद ये ट्रांसपिरेशन के थ्रू अपने जो वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में भेजते हैं, तो वहाँ से मॉइस्चर जनरेट होता है। उसके बाद फिर ये जो रेनफॉल होती है उसको ये इंक्रीज करते हैं। तो फॉरेस्ट रिसाइकिल के द्वारा मॉइस्चर को रिसाइकिल करते हैं और उसके बाद ये एटमॉस्फेयर में ट्रांसपिरेशन के रूप में जब मॉइस्चर जाता है तो वहाँ से रेनफॉल को इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन दिस साइकिल इज ब्रोकन एंड वाटर इज लॉस्ट थ्रू रैपिड रेनफॉल। देखिए डिफॉरेस्टेशन की वजह से, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की वजह से इस समय जो रेनफॉल है वह थोड़ा सा रुक गया, क्योंकि देखिए यहाँ अधिकतर जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं या फिर जितने भी नगरीय एरिया वहाँ पर पेड़ों की कटाई चलती है, कोई उसमें दो राय नहीं है, क्योंकि पेड़ों को कट कर वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई जा रही है। इसके अलावा रेलवे यार्ड बनाए जा रहे हैं। तो ये सब की वजह से जो रेनफॉल है यह भी बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है, यानी कि जो भी इकोलॉजिकल साइकिल है वह डिस्टर्ब हो गया है। आने वाले समय में जो ह्यूमन है
वह सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होगा, क्योंकि सांस लेने के लिए शुद्ध हवा भी अब नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा पेड़ों की कटाई की जाती है। तो वहाँ से हमें पेड़ों के द्वारा ही हमें जो ऑक्सीजन रहता है वो मिल पाता है। अक्सर आप शहरी क्षेत्रों में देखें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी होता है, स्मोक पॉल्यूशन, इसके अलावा और भी अलग-अलग तरीके के पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन जो रहते हैं इसी के द्वारा होता है। क्योंकि वहाँ पर होता क्या है कि वहाँ पर प्लांट्स तो बहुत दूर-दूर तक नज़र ही नहीं आते। लोग गमले में ऐसे छोटे-मोटे प्लांट लगाते हैं, तो ऐसे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ख़ास करके ह्यूमन के लिए। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट हमने मेंशन कर दिया सिल्वीकल्चर। देखिए सिल्वीकल्चर हमने इसलिए यहाँ पर मेंशन किया क्योंकि अक्सर एग्जाम में अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ गए सिल्वीकल्चर से रिलेटेड तो आप कंफ्यूज ना हो। सिल्वीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री विच इज कंसीडर्ड विद द एस्टेब्लिशमेंट, डेवलपमेंट, केयर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ मोनोकल्चर ऑफ वैल्यूएबल टिम्बर ट्री। यानी कि जो सिल्वीकल्चर है यह एक फॉरेस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंतर्गत जितने भी मोनोकल्चर्स जैसे वेरिएबल टिम्बर ट्री वगैरह जैसे टीक हो गए, साल हो गए, शीशम हो गए, ये सब जो प्लांट हैं इनका कल्चर किया जाता है। तो इस कल्चर को हम लोग सिल्वीकल्चर बोलते हैं। अगर सिल्वीकल्चर आए आपके एग्जाम में तो आप यहाँ मेंशन कर दीजिएगा कि जो सिल्वीकल्चर होते हैं द ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री विच इज कंसिडर्ड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेवलपमेंट, केयर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ मोनोकल्चर ऑफ वैल्यूएबल टिम्बर ट्री। जैसे टिम्बर ट्री के अंदर यानी कि सिल्वीकल्चर के अंतर्गत हम लोग टिम्बर ट्री की जो रहते हैं वह स्टडी करते हैं, जैसे टीक हो गए, साल हो गए, शीशम हो गए, ये सब जो है टिम्बर ट्री के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट शुड बी प्रॉपरली मैनेज्ड एंड टेक केयर ऑफ ओल्ड डैमेज ट्री शुड बी रिप्लेस्ड विथ न्यू ट्री ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू। अगर आपके पास कोई ज़मीन है, अगर वहाँ पर आप पेड़ों को लगाते हैं तो उनका आपको मैनेजमेंट करना रहता है। वहाँ पर अगर कोई पुराना प्लांट है तो उसको आप कट करके वहाँ पर नए प्लांट को लगा सकते हैं। तो इस तरीके से प्लांट का मैनेजमेंट भी किया जाता है फॉरेस्ट का। इसके अलावा टिम्बर ट्री शुड बी कट ओनली आफ्टर मेच्योरिंग। यानी कि जो टिम्बर ट्री रहते हैं, ये जो टिम्बर ट्री होते हैं इनकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है। अब जानते हुए टीक, साल, जो शीशम, ये सब जो प्लांट्स हैं इनकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये प्लांट जो रहते हैं बिना मैच्योर हुए इन प्लांट को कट नहीं किया जाता। तो ऐसे जो प्लांट टिम्बर ट्री यहाँ पर इसलिए मेंशन कर दिया हमने कि टिम्बर ट्री शुड बी कट ओनली आफ्टर मैच्योरिंग। आफ्टर मैच्योरिंग के बाद ही टिम्बर ट्री को कट करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिव कटिंग, इसे हम लोग सिलेक्टिव कटिंग बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ प्रोग्राम दिए गए हैं यहाँ पर ऑफिस्टेशन प्रोग्राम्स के रूप में, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम, इसके अलावा एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोग्राम। तो ये छोटे मोटे प्रोग्राम टाइप की जो इंडिया भारत सरकार के द्वारा ये सब चीज़ जो चलाई गई थी। इट वाज स्टार्टेड, यानी कि सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम के अंतर्गत यहाँ पर जो है इट वाज स्टार्टेड इन 1976। इट रिक्वायर्स राइजिंग ट्री फॉर फ्यूल, फूड, फ्रूट प्लांट ऑन पब्लिक एंड कॉमन लैंड, बेनिफिट फॉर रूरल कम्युनिटी। तो ये जो सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम था यह 1976 में स्टार्ट किया गया था और इसका मेन पर्पज़ यह था कि जैसे जितनी भी ट्रीज वगैरह हो उनको ज़रूरती जो पेड़ हैं उनको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए, इनकी जैसे फ्यूल, फूड, फ्रूट, ये सब चीज़ जो रहते हैं ये रूरल एरियाज में थोड़ा सा सबको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, इनका मेन पर्पज़ यह था। इसके अलावा जो अगला प्रोग्राम है वह एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोग्राम है। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब ये होता है दिस प्रोग्राम इज एम्ड एट रिविविंग टू द एशियंट प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग दिस सेम लैंड फॉर फार्मिंग, फॉरेस्ट्री एंड एनिमल हस्बेंड्री। यानी एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोग्राम जो था उसका सेम लैंड के स्थान पर सेम लैंड को ही फॉरेस्ट्री में यूज करना या फिर एनिमल हस्बेंड्री में यूज करके इसका लाभ लेना, इसका मेन उद्देश्य यह था। इसके अलावा जो एक प्रोग्राम और इसमें दिया गया था जिसे हम लोग अर्बन फॉरेस्ट्री प्रोग्राम बोलते हैं। इट इज एम्ड एट ग्रोइंग ऑर्नामेंटल ओल्ड एंड फ्रूट प्लांट इन द टाउन सिटीज अलोंग द रोड, प्राइवेट कंपाउंड्स एंड इन पार्क। यानी कि इसका मेन उद्देश्य यह था कि जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट है, जैसे ऑर्नामेंटल या सजावटी जो फ्रूट हैं या फिर जो प्लांट हैं, तो ऐसे प्लांट को इम्प्रूव करना, जैसे अर्बन यानी कि जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ पर इनका उपयोग करना, सिटी जैसे हो गए, शहर हो गए, अलोंग द रोड,
तो रोड के साइड में, इसके अलावा जो प्राइवेट एरिया जैसे पार्क वगैरह हैं, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करना इसका मेन उद्देश्य था। तो हमने आपको बताया कि जो अर्बन फॉरेस्ट्री प्रोग्राम, उसका मेन उद्देश्य यह था कि जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट हो गए उनका यूज जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ पर करना, इसके अलावा जो रोड साइड है वहाँ पर यूज करना, और इसके अलावा जो पार्क वगैरह हैं वहाँ पर ऑर्नामेंटल ट्रीज का यूज करना, इसका मेन उद्देश्य था। तो इसे हम लोग अर्बन फॉरेस्ट्री प्रोग्राम के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये सब इंडिया में कुछ गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम थे, इसके बारे में हमने भी बताया। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियोज में कोशिश करेंगे कि डिफॉरेस्टेशन को कवर कर लें। और इसके बाद आपकी जो थर्ड यूनिट है बायोडाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी को स्टार्ट करने, इसमें जितने भी फॉरेस्ट के टाइप वगैरह हैं इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। थोड़ी सी हमने इसको टाइपिंग वगैरह नहीं किया, फिर भी अगर आप पिक्सल क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा कर देखेंगे तो सब क्लियर दिखेगा। अगर कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।